जब सामानों का जो प्राइस होता है ना, न्यूनतम मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है आपका बढ़ने लगता है, उसको हम महंगाई कहते हैं, है ना। वो तो आप आगे मुद्रास्फीति पे आ गए। हाँ, जब डिमांड और सप्लाई की बात जब आ जाएगी, देखो है दोनों मामले में रेट ही बढ़ेगा, लेकिन डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस ना बस ऐसे ही होता है ना कि चलो ऐसा हो गया, आपने प्राइस बढ़ाया था अचानक, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, वो आपकी महंगाई है। लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई के डिफरेंसेस की वजह से जब रेट क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो वो आपका कहलाता है मुद्रास्फीति। लेकिन अभी तत्काल चैप्टर में पढ़ेंगे तो दोनों बोथ आर सेम हमारे लिए रहेंगे। लेकिन मान लो बाहर कभी ऐसा होता है, कई बार होता है ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा हम करते हैं, ग्रोथ तो वही है, डेवलपमेंट, लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो समझते हैं आज हमको पढ़ना है मुद्रा इन्फ्लेशन। अच्छा, मुद्रा इन्फ्लेशन से पहले थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, कल जो हमारा छूट गया, जो हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे हैं, बैंकिंग है ना। तो कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पहले हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन में आएंगे। इन्फ्लेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे, है ना, कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्यों। पहले तो समझेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, महंगाई है क्या। दूसरा समझेंगे कि आखिर महंगाई आ रही है तो क्यों आ रही है, आखिर रेट बार बार बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, अगला टॉपिक होगा कि हम इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं, उनका मापन कैसे होता है। तो मापन पढ़ेंगे, है ना, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इतने टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जब हमारा इन्फ्लेशन का फिर हम देखेंगे एक टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे हम रिड्यूस करें या हम कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। तो कंट्रोल वाला लास्ट में हम देखेंगे कि कंट्रोल हम कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल देखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो बैंकिंग में हमारा थोड़ा सा पार्ट छूट गया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़े। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण कौन से हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। मैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली में पढ़ाता नहीं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि ये होता क्या टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये हो गया कि जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में लिखते हैं, क्वेश्चन आता है क्या टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, वनडे एग्जाम में टाइप ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पूछा जाता है। कुछ मेजर चीज़ें जो आप देखते होगे कि पेपर में निकलता है, तो उसको आपको देखना है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ना, आपका एक्फ्लेशन क्या होता है, तो उन क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर्टेन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ जो टर्म्स यूज होते हैं उसी टर्म्स को हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बट चलो आज यहाँ हूँ तो पढ़ा देता हूँ, टाइम भी है हमारे पास, नहीं तो उसको कुछ टर्म्स है वही टर्म्स मैं पढ़ा करके यूज कर देता हूँ। तो एग्जाम में जो टर्म्स आते हैं वही टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब जब पेपर पढ़ोगे इंग्लिश पेपर, उसमें लिखा होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज, है ना, कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज, है ना, स्टैगफ्लेशन इंक्रीज, तो आप उसमें आएगा कि ये एक्चुअली टर्म्स होते क्या हैं। तो टाइप में नहीं आते हैं, लेकिन हम टाइप में कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बट यहाँ पर मैं टोटल डिस्कस करूँगा। फिर ये होता है कि उसको नापने की विधि क्या है, इन्फ्लेशन को हम नापते कैसे हैं। जो हमारी टीम है, मॉस्पी है, या हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी आपको नापता है ना। तो वो नापने की जो विधि है वो कौन सी विधियाँ हैं, और फिर हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर समय बच जाता है तो जो हमने फर्स्ट डे से किया है उसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, बैंकिंग पे बात करेंगे, इन्फ्लेशन पे बात करेंगे, अगर समय बचेगा तो हम लोग रिकॉल करेंगे। बैंकिंग में हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, हम लोग देख रहे थे
कॉमर्शियल बैंक है ना, कॉमर्शियल बैंक वाले टॉपिक पे हम लोग थे। कॉमर्शियल बैंक कितने भागों में बटा हुआ है बेटा? 6 भागों में। कौन कौन सा है? और एक तरफ हम देख रहे थे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक में हमने देखा कौन सा बैंक था? पब्लिक कॉमर्शियल बैंक। फिर हमने देखा प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक। फिर हमने देखा फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। फिर हमने डिस्कस किया आरआरबी। फिर हमने डिस्कस किया स्मॉल फाइनेंस बैंक और लास्ट में हमने डिस्कस किया था पेमेंट। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जब हम कोऑपरेटिव बैंक की तरफ आते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक में हमने क्या बताया? 2 कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक होता है हमारा रूरल कोऑपरेटिव। इसमें भी हमने देखा कि रूरल में भी क्या है? 2 है, एक है हमारा लॉन्ग टर्म और एक हमारा है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में भी 2 है और शॉर्ट टर्म में भी 3 है। तीनों सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म्स कोऑपरेटिव बैंक और एक हमारे पास है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक। शॉर्ट टर्म्स में हमको देखना है क्या? शॉर्ट टर्म्स में हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। दूसरा आपका होगा बेटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और हम इसी में एक देखेंगे स्टेट कोऑपरेटिव। कोई दिक्कत? लॉन्ग टर्म्स में 2 होगा बेटा आपका लॉन्ग टर्म्स में है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और दूसरा होगा स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसी के बारे में डिस्कस करना बाकी है। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, उसके से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। इसमें हम लोग एक बार बात करते हैं। अच्छा, जब आप लोग मार्केट में जाते होंगे, है ना बेटा, आप लोग आगे आ जाओगे, थोड़ा सा मुझे कम तेज बोलना पड़ेगा। आज थोड़ा सा लंबा है ना, 2.5 घंटे का क्लास है, लगातार बैक टू बैक बोलना पड़ेगा। उसमें रिकॉल भी कर दूंगा कि जो भी चीज़ें आपने 1 सप्ताह में पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। हाँ,
आगे बढ़े, आएंगे फिर उस पे आएंगे। चलो समझो, ठीक है, समझो। देखो कमर्शियल बैंक में हमने देखा कि पब्लिक कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, जिस बैंक में गवर्नमेंट का 51% शेयर होल्डिंग होता है, यानी कि 51% का मालिकाना हक किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। ऐसे जो भी बैंक है जिसमें 50%, वो कमर्शियल बैंक जिसमें 51% जो शेयर होगा वो किसका होगा, 51% शेयर किसका होगा, गवर्नमेंट का। ऐसे वो सारे बैंक क्या कहलाएंगे, पब्लिक कमर्शियल बैंक, जिसमें उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम जो पैसा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 500 करोड़ रुपए, उससे नीचे उनकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनके असेट्स जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 500 करोड़ रुपए। ये सब डिस्कस हो चुका था, 500 CR। दूसरा प्राइवेट कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, तो वो कमर्शियल बैंक जिसमें जो 51% शेयर होल्डिंग होगा वो किसका होगा, निजी क्षेत्र वालों का होगा, निजी क्षेत्र प्राइवेट लोगों का होगा। यानी कि प्राइवेट बैंक वो है जिसमें 50.1% जो मालिकाना हक होगा किसका होगा, प्राइवेट लोगों का होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर वालों का जो होगा उसमें शेयर होल्डिंग होगा कितना होगा, 51%। गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, मैटर नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो कितना होगा। अच्छा, इसी प्राइवेट बैंक में अगर इसको राष्ट्रीयकृत करना होगा तो क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट अपना शेयर होगा 51%, यानी कि उसकी जितने भी असेट्स उसकी वैल्यू होगी उसका 51% पे कर देगा कौन, गवर्नमेंट। कि चलो भैया 51% हमने पे किया और ऑटोमेटिक इस बैंक का मालिक कौन हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी तब वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगा। फिर होता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो होता है जिसका मेन जो सेंटर होता है, मेन जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है, फॉरेन में, लेकिन उसका एक ब्रांच आपके देश में भी होता है। यानी कि उसको रेगुलेट करने वाला कौन है, दो लोग। एक तो उसका जो मुख्यालय है उस बैंक का, मान लो कोई अमेरिका का बैंक है जो इंडिया में भी अपनी ब्रांच रखा है, तो उसको रेगुलेट करेगा अमेरिका से भी, जो उसका मेन होम ब्रांच होगा। उसके साथ उसको रेगुलेट करेगा इंडिया में कौन, RBI। कोई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता कौन है, RBI करता है। ऐसे वो बैंक जिनका जो मालिकाना हक किसके हाथ में है, 58% का हो या मालिकाना हक की सीधे कहो फॉरेनर्स का है ना, फॉरेन बैंक का या फॉरेन सेक्टर का। ऐसे वो सारे बैंक क्या होंगे, वो कहलाएंगे फॉरेन बैंक। इनको रेगुलेट कौन करेगा, इंडिया में तो RRB ही है ना, RBI तो हो जाएगा आपका रीजनल रूरल बैंक, RBI करेगा है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमने कहा कि एक बैंक आया RRB। मैंने कहा RRB की जरूरत क्यों पड़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, देखो जब हमने नेशनलाइज किया, देखो अमीर लोग तो पहले से बैंक में जुड़े हुए थे, जब हमें लगा कि मध्यम वर्ग के लोग कैसे बैंक में जुड़े, तो हमने बैंक को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, बस है ना, उसको नेशनलाइज कर दिया हमने। नेशनलाइज करने से क्या होगा हमारा फायदा, इससे क्या होगा कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उससे बैंक में जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन बैंकिंग सेक्टर हमारा इतना बिल्ड नहीं हुआ कि सब लोग उससे जुड़ जाए, तो हमें लगा कि गांव के लोगों के लिए और किसान अगर उससे जुड़े, उसके लिए हमने क्या किया है, रीजनल रूरल बैंक बनाया। और उसमें क्या होगा, शेयर जो कैसा होगा, जो रीजनल रूरल बैंक हमने बनाया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आपका शेयर कितना होगा, यानी 50% किसने पैसा लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अधिक क्यों लगा रहा है, क्योंकि गांव का विकास होगा, एग्रीकल्चर का विकास होगा, तो हमारे देश का विकास होगा। हमें भाई ध्यान देना है ना किसानों पे, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पे ध्यान देना है, तो हमें ऐसा बैंक करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जो सिर्फ किसानों को देखे और गांव के क्षेत्रों में विकास करने की बात सोचे। बाकी देखो बड़े कमर्शियल बैंक तो हमें तो सोचते हैं ऐसा मिल जाए कस्टमर जो 10 करोड़ एक साथ मिलेंगे, एक बार मान लिया साहब मिल गए तो उनका जितना भी उनका जो बताया कितना % आपको लोन बांटना हो, एक ही आदमी पकड़ के बांट देगा। ऐसी कंडीशन में नहीं, हमें छोटे बैंक चाहिए। छोटे बैंक हमें मिलेंगे तो एक लिमिटेड तक पैसा अमाउंट आपको पे करेंगे, और इनकी क्राइटेरिया है कि आप स्पेशली किसको देंगे, गांव में देंगे और उसको देंगे गांव में किसानों को देंगे। तो RRB, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा कितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, कितना 15%, 18% दो बार बता चुके हैं, कभी आपको बताना था 25% या 35%। बहुत क्लियर है, अगर मेरे लिखने में गलती हो जाए, मेरे लफ्ज को देखो है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको भी सुना करो, कान इसलिए बांध दी है ना, आँख दिए लिखने के लिए कान दिए हैं सुनने के लिए।
है ना। कहीं चाकू घूमते हुए देखिए तो तुम सब और लेट गया तो तुम समझोगे कि मर गया, लेकिन कान जगाए वो तो कहेगा, पता चलेगा कि अल्सर चल रहा है, तो कान बताएगा कि हाँ दैट्स नॉट अ रियल, है ना, कि ये चल रहा है क्या, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा कितना होगा 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा 15%, और एक स्पॉन्सर बैंक बताया था, है ना, स्पॉन्सर बैंक, बाकी जितने भी शेयर बचे हैं 35% ये स्पॉन्सर बैंक उसको पे करेगा, और इससे बनेगा आरआर। इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, और आरआरबी का एक फायदा भी है, यहाँ पे जो ब्याज दर होता है इन लोग के अकॉर्डिंग कम होता है। इतना करने के बाद भी हमें एक बात समझ में आया कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अभी भी पहुँच नहीं पाई है। ऐसे कंडीशन में 2011 में यह निर्णय लिया गया। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, बैंक फैसिलिटी तो लगभग सब जगह पहुँचा हुआ है। देखो, बैंक बनना और बैंकिंग फैसिलिटी आपको मिलना, दोनों में अंतर है। अब एक बात बताओ, 10 किलोमीटर पे है बैंक और आपको 5,000 रुपया निकालना है, तो कैसे निकालना पसंद करोगे, एटीएम से कि बैंक में जाकर के? कौन है भैया बैंक से निकाले? एटीएम से निकाले, ठीक है। आप एटीएम से निकालो चाहे बैंक से निकालो, आपने बैंकिंग फैसिलिटी का यूज किया कि नहीं किया? चाहे आप बैंक से निकाले चाहे एटीएम तो उसी का दवाई केंद्र है। लेकिन अगर आप बैंक में आपका खाता ही ना हो तो आप तो कैशलेस वाला काम करोगे? नहीं, कैश वाला काम करोगे। और इस बात को आप मानते हो कि जब नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना शुरू किया, है ना, तब पता चला कि कितने करोड़ों लोग ने अभी तक अपने बैंक में कभी दर्शन देने नहीं गए। अच्छा, उसका रीज़न ऐसा नहीं कि उनकी शौक नहीं था खाता खुलवाने का, उनको डर था। लेकिन पहले जब बैंक में जाते हो गया, आज से 10 साल पहले बचाना, जब जन धन योजना नहीं आया था, तो बैंक में जाते खाता क्यों खुलवाना है, क्या करना है? अच्छा, कोई है सिक्योरिटी, कोई है तुम्हारा परिचय का इस बैंक में जो भाई गारंटेड बनेगा? बिना गारंटी का आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता था। अच्छा, एक बात हम लोग को समझ में भी आती थी कि यार अकाउंट मैं खुला रहा हूँ, पैसा मैं अपना जमा करूँगा और मैं ही गारंटर भी लेकर के आऊँ, अपना ही पैसा दो और गारंटर भी मैं ही। लेकिन जब मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा जन धन योजना लाना है, तो उन्होंने क्या किया? कहा बस आधार कार्ड होना चाहिए, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए अपना आधार कार्ड लेकर के जीरो अमाउंट पे, क्योंकि आप अपना पैसा पे करने जा रहे हैं ना, आप अपना पैसा दे रहे हैं, तो क्या जरूरी इसमें 1,000 और 2,000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करने का? तो आप जीरो पैसे पे आधार कार्ड की सुविधा से भी आप अपना अकाउंट खुला लेंगे, उसमें गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इससे क्या होगा कि इंसान, भारत का हर तबके का लोग, यानी जो बड़े आदमी तो खुलवा रखे थे, मध्यम वर्ग लोग खुलवा रखे थे, अच्छा गांव में भी जो संपन्न लोग हैं उन्होंने भी खुलवा रखा था, लेकिन गांव में जो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें अभी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिली, वो बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये, जनधन योजना तो खोल रहे हो, लेकिन गाँव में अब है ना कि ऐसा पता चले कि 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 4 गाँव 5 गाँव बाद जाना पड़ेगा, या शहर में आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तो एक बार वो आदमी कहेगा रहने दो यार, क्या करने खातिर खुलवाएंगे। इसलिए प्रलोभन भी दिया गया कि 500 रुपये हर अकाउंट में, क्यों? क्योंकि आप बैंक किसी बहाने भी आप कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ जाए। तो अब जरूरत पड़ी कि भाई ये सारे बैंक होने के बाद भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो लोगों के 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाँव में ही वो बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाए, इसलिए खोला गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। कितने में? सन 2011। और इनका काम क्या था? छोटे छोटे पूंजियों से आप क्या करेंगे? बैंक खोलेंगे। अब बैंक की जो पूंजी कितनी रखी गई है? यहाँ पे 500 करोड़ था, यहाँ आप मिनिमम 100 करोड़ से आप अपना क्या करेंगे? बैंक खोल सकते हैं। बैंक खोलने के साथ में आपको 5 साल में 200 करोड़ के लिमिट तक आपको पहुँचना है। अच्छा, आपको जो सुविधा प्रोवाइड करनी है वो सारी सुविधा आप प्रोवाइड करेंगे जो कमर्शियल बैंक सुविधा प्रोवाइड करती है, लेकिन बस फर्क क्या है कि उतना लोन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम इसमें कितना लोन दे सकते हैं? 25 लाख, उससे ज़्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी इसलिए देखना प्रधानमंत्री की जो योजना है ना, MSME योजना, उसमें देखना कि 10 लाख 5 लाख, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 25 लाख। तो यानी 25 लाख स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको कितना कर सकता है? 25 लाख। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक और कहा गया कि आप जो PSL डालेंगे, है ना, आपका PSL होगा वो कितना होगा? 75%। PSL नहीं बताया था क्या? बता, 75% ये होता है बेटा प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है ना। यानी कि कुछ सेक्टर चूज किया गया। जैसे हम बैंक का काम क्या करना है? लोन देना। तो बैंक क्या करेगा? आदमी ढूंढेगा कोई बढ़िया बिजनेसमैन, उसको पैसा दे दो,
पैसा दे दिए, बैंक का काम हो गया ना, बैंक को तो ब्याज मिलेगा। लेकिन नहीं, सरकार ये डिसाइड करती है कि नहीं, आपको 75% प्राइमरी सेक्टर में देना है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है आपका? एग्रीकल्चर, यानी इसको फिक्स कर देगा कि कितना परसेंट किसको देना है PSL के थ्रू, कि एग्रीकल्चर में आपको इतना देना है, छोटे उद्योग को इतना देना है, मध्यम उद्योग को इतना पैसा आपको देना है ना। अच्छा देख रहा हूँ लोन बढ़ रहा है, ठेले वाले को लोन दे दो, लघु उद्योग के लिए, मध्यम उद्योग के लिए, अच्छा थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो तो उद्योग के लिए, तो आपको अलग अलग उद्योगों के लिए एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च करना है ना। अनुसूचित जातियों को इतना आपको पैसा बांटना है, यानी कि आपको प्राइमरी सेक्टर लीडिंग यानी ये कंफर्म कर देगा कि आपके पास जो 100% लोन बांटना है, CRR और SLR के बाद की बात कर रहा हूँ, ये कंफर्म है कि CRR और SLR हमको नहीं बांटना है। उसके बाद जो हमारे पास 100% अगर हमको बांटना है तो 75% ये नहीं कि तुम कोई बिजनेसमैन को पकड़ो उठा करके पैसा दे दो, नहीं, आप मैक्सिमम 25 लाख रुपया दे सकते हो। और क्या दोगे कि 75% आपको उसी सेक्टर में देना है जिस सेक्टर को प्राइमरी बनाया गया है बैंकों के द्वारा। तो यहाँ पे 75, तो एक सवाल आता है कि सर कमर्शियल बैंक में कितना परसेंट है PSL, यहाँ भी तो कुछ सरकार ने फिक्स किया होगा, तो यहाँ पे आपका बता है 40%। 40% आपको प्राइमरी सेक्टर में ही पैसा देना है, उस सेक्टर से बाहर आप नहीं जा सकते। तो 40% नॉर्मल कमर्शियल बैंक हो, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% जो पैसा लोन पे देंगे वो आपका प्राइमरी सेक्टर में ही वो पैसा देंगे। अब आता है लास्ट में पेमेंट बैंक। ये क्यों बनाया गया? हम जैसे आलसी होते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं सरकार का कोई नियम नहीं कि हम आलसी है, हम इतने आलसी हैं कि हम जाएंगे चाहे कितना हो जाए, ATM से पैसा निकालना है, अरे पापा चले जाइए निकाल लीजिए, है ना, अरे बिल पे कर दो, नहीं जा पाएंगे पापा आप चले जाइए, बड़ा काम है। अब कुछ काम नहीं है, खाली सोना है, मोबाइल पे रील स्क्रॉल करना है, यही काम करना है। तो ये आलसी लोगों के लिए बनाया गया कि जिनको अपने घर के बगल में भी बैंक नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए बैंक? अपने मोहल्ले में चाहिए, बस पापा पे हो गए, है ना, बाबा पैसा भेज, हाँ बाबा पहुंच गया, है ना। ये हमारे आलसी लोगों के लिए डिजिटल बैंक बना दिया गया, पेमेंट बैंक। तो इस बैंक का भी है पेमेंट नाम रखा गया कि यानी सिर्फ आप भुगतान कर सकते हैं, आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे किसी भी तरीके से ऋण सुविधा आपको नहीं मिलती है, क्रेडिट सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप लोन लेना चाहोगे लोन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बन गया कौन सा? पोस्ट ऑफिस ने भी खोल दिया, है ना, पोस्ट ऑफिस, है ना, इंडिया पोस्ट बैंक बना दिया, फिनो बैंक बना दिया, पेटीएम बैंक बना दिया। तो ये सारे जो बैंक बनाए गए, क्यों बनाए गए? हम जैसे आलसियों के लिए, हम पेमेंट करते रहो। बाद में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज आ गई आजकल, गूगल पेमेंट और ये सब, वो पेमेंट माध्यम, इसी पेमेंट के माध्यम से उन लोगों ने भी ओपन कर दिया। लेकिन बैंक यही है, वो बैंक नहीं है ना, और ये बैंक है। तो इस तरह के बैंक हमें, और अच्छा इसमें मैक्सिमम जो हम अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं वो कितना है? 1 लाख। इससे ज़्यादा का सेविंग अकाउंट इसमें नहीं खोल सकते। इसमें हमको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसमें हमको क्या है? ऋण नहीं मिलेगा। बस इससे आप डिजिटल पेमेंट करते रहिए, इसके ब्रांच आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। सब कस्टमर केयर पे नाम चल रहा है इसका। तो इतनी सारी बातें थी कमर्शियल बैंक के लिए। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा आप कभी देखोगा LIC इंश्योरेंस है आपका टॉपिक है, इसीलिए कुछ चीज़ें छोड़ के नहीं पाया। इंश्योरेंस वाले पढ़ेंगे, आपका एक टॉपिक ही इंश्योरेंस है पूरा, तब LIC का है, ठीक ना। आते हैं क्योंकि अब इस पे जाएंगे कमर्शियल बैंक से LIC पे जाएंगे तो वो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट ले लेगा, है ना। इसलिए मैंने देखो उस समय पढ़ाते समय जब मैं GDP पढ़ा रहा था तो मैं जिक्र कर रहा था इन्फ्लेशन। लेकिन कोई बच्चा बोल देता सर इन्फ्लेशन बताइए, तो उसमें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि हमें पूरा एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है बकायदे, और इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़ के चलना है। इनफैक्ट लास्ट में आके एग्रीकल्चर पे भी बात करूँगा, लैंड रिफॉर्म पे भी बात करूँगा। अब ये है कि किसको मिलता है, अगर मुझे मिलता तो मैं बताऊँगा, किसी और सबको मिलेगा तो किसी और को। इनफैक्ट आपको जो सब्सिडीज मिलता है उस पर भी एक टॉपिक है, यानी लगभग 46-47 टॉपिक है जिस पे आपको डिस्कस करना है। LIC वाले पे आएंगे, जब हम इंश्योरेंस को पढ़ेंगे, हम लोग पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी लाइफ पॉलिसीज होती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ बैंक के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक देखो, अब जब निकलते होंगे तो कहीं आपको मिलता होगा नगर सहकारी बैंक, कभी देखा किसी ने? नगर सहकारी बैंक है ना, प्राथमिक सहकारी बैंक, नाम सुना है ना? प्राथमिक सहकारी बैंक यही आपका है, जिसमें हमने लिखा है प्राइमरी एग्रीकल्चर, कहीं कृषि भी जोड़ देते हैं, प्राथमिक कृषि, और कहीं कहीं कृषि का नाम टैक्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट में टैक्स। तो कहीं पे एग्रीकल्चर ये ऐड करेंगे, नहीं तो PCC करेंगे। लेकिन वो भी समझने से ज़्यादा बेटर एक समझना कि पैसा नहीं मिलता तो क्या कहते हैं? अरे समिति वाले से पैसा उठाए, नाम सुने हो? अरे बोलते हैं
औरतों से सुना करो, समूह वाले को पैसा होता है, ग्रुप बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं कि पैसा ना मिले तो समिति वालन से उठा ले, समूह वालन से पैसा उठा लो। सुनते हो ना? ये जो समूह है, समिति है, ये क्या है? समूह समिति वाले से पैसा उठा लेंगे, ठीक है। समूह तो एक बड़ा अभी नया फॉर्म में है, लेकिन पहले होता था समिति सबसे ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक मतलब समझो, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, कई लोगों का समूह आपस में मिल करके क्या करेंगे? एक बैंक बनाएंगे। अगर हमको एक बात समझ में आ गया कि हम क्या हैं, मारवाड़ी है, तो सारे मारवाड़ी लोग मिल करके क्या करेंगे? एक बैंक बना लेते हैं और क्या करेंगे? मदद करेंगे किसकी? मारवाड़ी समाज की मदद करेंगे, और हमने उसके लिए एक बैंक बना लिया था, ऐसे बैंक को कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक में भी दो रखा गया, एक रखा गया क्या कि ग्रुप ऑफ पीपुल्स मिल करके आपस में क्या करते हैं। अच्छा, उसमें जो संचालक होगा उसका सिलेक्शन होता है लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक होने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। लोकतांत्रिक लिए बहुत ज़्यादा नहीं, जनता के लिए ज़्यादा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन वहाँ पे होता है, इलेक्ट किए जाते हैं लोग। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव बैंक में एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल्स मिले और उन्होंने जन कल्याण के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, हम अपने समूह के लोगों को क्या करेंगे? हम सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। कैसी? बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। किसी को पैसे की जरूरत है तो ऋण देंगे, किसी को पैसा अपना जमा करना है तो उनको जमा करने की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें हाथ किसका है? वहाँ के लोगों का। अब ऐसे में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि भाई उसका संचालक कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया है? इनका इलेक्शन होता है। कैसे द्वारा? वोटिंग द्वारा। अब वोटिंग के द्वारा जो जितना मत पाएगा, जैसा जिस तरह का चुनाव होगा, यानी प्रबंधक का चुनाव होगा, जो प्रबंधक का चुनाव बनेगा उससे क्या बना दिया जाएगा? प्रबंधक बना दिया जाएगा। बाकी हाँ जी, वोटिंग वही जो समूह वाले लोग जिन्होंने पैसा दिया है। अब 100 लोगों ने मिलकर के बनाया, लेकिन 100 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बनेंगे नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा? सिंपल से 5-6 लोग ही बनेंगे। तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुनाव होगा तो 100 लोग वोट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 100 लोग कहेंगे हम भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो पता चलेगा कि इलेक्शन आ रहा है, हम चुनाव तो हम भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता ना। समूह बनाया जाता है कि चलो हाँ भाई। अच्छा, ऐसे में क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कोऑपरेटिव बैंक में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ कि जिनका वर्चस्व पॉलिटिकल बहुत अच्छा था, या जिन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें पैसा दिया हुआ है, वही इलेक्शन में क्या हो जाता था? जीत जाता था। अच्छा, बैंक चलाना और बैंक बनाने में मैंने बोला है बहुत अंतर है। बैंक बनाने के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया और बैंक बना दिया। अगर आपको कोई दुकान खोलना है तो आपने क्या किया? पैसा लगाया और आपने दुकान खोल दिया। लेकिन दुकान चलाना मतलब मैनेजमेंट आना चाहिए। अब बैंकिंग सेक्टर में आपका मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या वाकई में उनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज था? क्या उन्हें कॉमर्स का नॉलेज था? नहीं। बस उन लोगों ने अपना पैसा लगाया है और बाय डेमोक्रेटिक है ना पॉलिसी के थ्रू उन्होंने क्या हुआ? इलेक्ट कर दिया गया। यानी उनको कहते हैं कि उनको पी नहीं पता है और पीएचडी की बात कर रहे हैं, अब बन गए। ऐसे कंडीशन में बैंक का कंडीशन क्या होगा? कहते हैं कि निरंकुश शासक को बैठा दिया जाए गद्दी पर तो राज्य क्या होता है? बर्बाद हो जाएगा। ये कंडीशन अर्बन एरिया में बड़ा देखने को हमें मिला। जो प्रभावी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? इसको भी नॉर्मल इलेक्शन बना दिए, प्रचार पोस्टर बकायदे लगा के बनाने। भैया हर जगह होता है, आप देखा करो तो वकीलों लोग में भी चुनाव होता है ना। तो हर सेक्टर में चुनाव का प्रचलन था। तो इसमें जो प्रबंधक बनते थे बाई इलेक्टेड बनते थे। इसका वजह क्या हुआ कि उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता था कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का, और ये बैंक थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा? गर्द में जाने लगा। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, गर्द में चला गया है, बहुत हद तक इन्होंने संभाल के रखा है। तो ऐसे कंडीशन में 2021 में आरबीआई ने ये नियम लाया कि आज से आरबीआई का कमांड नहीं होता है कोऑपरेटिव बैंक पे। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक पे स्टेट का कमांड होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड होता है, आरबीआई का कमांड नहीं होता। बट आरबीआई ने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बात ये है कि आरबीआई बनाया क्यों गया था? इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर आखिर बनाया किसी ने, लेकिन पैसा तो हम भी जमा करते हैं। एक समाज ने बना लिया है, लेकिन पैसा हमारा भी तो जमा हो रहा है। अगर ये बैंक करप्ट होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा? डिपॉजिटर का पैसा बर्बाद होगा। अच्छा, इनकी वैल्यू भी बड़ी है, इनका जो असेट्स है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो
तो इस कंडीशन में आरबीआई ने 2021 में एक नियम लाया कि अब इसमें जो 50% मेंबर होंगे, है ना, बोर्ड ऑफ मेंबर की बात हो रही, वो 50% मेंबर क्या होंगे, या तो इकोनॉमिक्स के जानकार होंगे या तो कॉमर्स फील्ड से होंगे। अब बाकी 50% आपको जो रखना है आप रख लीजिए, लेकिन हमें कम से कम 50% लोग ऐसे चाहिए। अच्छा, इसमें पहले हस्तक्षेप आरबीआई का नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था। कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा, अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आरबीआई ने कहा अब मैं धीरे धीरे नकेल कसूंगा, क्योंकि अगर पैसा का खत्म होता है या बैंक करप्ट होता है तो प्रॉब्लम किसको होगा, डिपॉजिटर। अब मेरा काम क्या है, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट पे करना, यानी कि उनके हितों में काम करना। इसलिए आरबीआई ने कहा 50% हमें चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स का जानकार हो या तो कॉमर्स का जानकार हो, बाकी 50% जिसको मर्जी बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को कई जगह देखने को मिलता होगा, नगर सहकारी बैंक बस्ती, नगर सहकारी बैंक खैलाबाद, जैसे छोटे यानी अर्ध सरकारी सॉरी अर्ध नगर, है ना, या तो ग्रामीण क्षेत्रों में या तो शहरों में ये देखने को मिलता है। तो जो गांव में दिखता है वो क्या है, रूरल, यहाँ पे आपको ग्राम में दिखेगा। अच्छा, ग्राम में हमने बताया कि लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स दो चल रहा है, तो पहले शॉर्ट टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म्स में क्या है, तो अर्बन यानी कि शहर में कुछ लोगों ने समूह बनाया और समूह बना करके एक बैंक बना दिया, और उस बैंक का काम क्या है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, इसके फायदे बड़े, कमर्शियल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हाई रहेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है। अगर आरबीआई से इनको पैसा लेना हो, अभी आरबीआई इनको पैसा नहीं देता है, इनके लिए बनाए गए हैं बैंक, ठीक है, लेकिन अगर इनको बैंकिंग फैसिलिटी किसी के थ्रू मिल रही है या किसी बैंकों के थ्रू भी मिल रही है, तो इनका इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे आप लोन कभी लेकर के देखना तो आपको लोन सस्ते पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था कि हम क्या करें, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और ये बैंक क्यों बनाया गया था, ये बैंक क्यों बनाया गया था, प्रॉफिट के लिए। पहले बताया, कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो सिर्फ प्रॉफिट बेस पे काम करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है बैंकिंग फैसिलिटी। बैंक है तो बैंकिंग फैसिलिटी तो देगा आपको, लेकिन उसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या है, पैसा कमाना। कोऑपरेटिव बैंक का क्या लक्ष्य है, इसका काम है सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तो पैसा तो कमाओगे, बट पूरा हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देखो होता है ना कि हम सामान दुकान खोलेंगे, सस्ता सामान देंगे, क्यों, हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं दें, लेकिन ऐसा नहीं कि सस्ता सामान दोगे तो आप पैसा नहीं कमाओगे, आपका भी घर है। लेकिन ये होता है कि नहीं, हमको प्रॉफिट बेस ही काम करना है, मतलब आप बनिया बन गए, है ना, पूरा बिजनेस में, तो उसमें आपको ये ऐसा सहूलियत देखने वाले नहीं हो कि अरे 1 रुपया प्रॉफिट नहीं, कम से कम 5 रुपये प्रॉफिट हुई है, तो उस तरह की प्रॉफिट कोऑपरेटिव बैंक नहीं देता। इसमें आइए प्राइमरी, ये गांव में आपको प्राइमरी सोसाइटी का आपको देखने को मिलता है। ये गांव में क्या करता है, आपको लोन देने का काम करता है या बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होती है वो गांव में होता है। अच्छा, ये क्या होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव, सेंट्रल का मतलब ये सेंट्रल मतलब देश से मत समझना, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है आपका, ये आपका जिला स्तर पे, यानी आप देखते होंगे जिला सहकारी बैंक। गांव के स्तर पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, अगर उससे ऊपर जाते हो तो क्या मिलता है आपको, जिला सहकारी बैंक का नाम आप सुनने को मिलता होगा। तो इसके ऊपर बैठा हुआ है जिला सहकारी बैंक, और एक आपका होगा राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक क्या होगा, ये आपके उस राज्य के कैपिटल में मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा आपको, लखनऊ में बस इसका एक ब्रांच मिलेगा। अच्छा, बनाया क्यों गया था, तो देखो जब ये बनाया गया तो इसका हेड किसको बनाया गया, इसको हेड बनाया गया। अब हेड का मतलब समझना, बैंकों का हेड कौन है, आरबीआई, और आरबी का हेड कौन है, नाबार्ड, और इनका हेड कौन है, ये। यानी कि ज्यादा एक्सेस पैसा हो गया और लोन नहीं बढ़ रहे हैं तो ये अपना पैसा किसको दे देंगे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को, जिसको आप जिला सहकारी बैंक कहते हैं, बदले में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको पे करेगा। अच्छा, जब इनको पैसे की कमी पड़ेगी तो पैसा किससे लेंगे, इनसे लेंगे, यानी इनका आरबीआई भाई यही है, इनके लिए पूरा आरबीआई का काम ये करेगा। पैसे की जरूरत है या पैसा एक्सेस हो गया तो देने का काम सेंट्रल। अच्छा, इनको जिला सहकारी बैंक को जरूरत पड़ेगा तो इनका हेड बन करके बैठा हुआ है स्टेट कोऑपरेशन कोऑपरेटिव बैंक, है ना, यानी ये पैसा इनको, इनके पास ज्यादा एक्सेस पैसा हुआ तो किसको भेज देंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, और बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, पैसे की जरूरत है तो यहाँ पे उल्टा गेम चलेगा, इनसे पैसा लेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको करेंगे। तो इनका हेड ये है और इनका हेड
अब समझते हैं, कोई ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जो सिर्फ स्टेट में है, कोई ऐसा एक समूह है जिन्होंने क्या किया, गोरखपुर में भी खोल दिया, बस्ती में भी खोल दिया, है ना, लखनऊ में भी खोल दिया। लखनऊ में स्टेट की बात अलग कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला सहकारी बैंक की, या मैं नगर सहकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, या ग्रामीण सहकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। अगर एक ही स्टेट में उसके कई ब्रांचेज हैं, ऐसी कंडीशन में उनका जो मुखिया होगा उनको रेगुलेट कौन करेगा, स्टेट करेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, यानी उसके जो ब्रांचेज हैं सिर्फ एक ही स्टेट में सीमित हैं, ऐसे कंडीशन में उनको रेगुलेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई ने। अभी मैंने बहुत क्लियर बोला है, आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करती है, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा, स्टेट करेगा। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो लखनऊ में भी खोले हुए हैं, एमपी में भी जाकर के उनका खुला हुआ है। कुछ ग्रुप ऐसा है जिन्होंने कई राज्यों में अपने ब्रांचेस खोले हैं, इन्हीं नगर सहकारी बैंकों का, यानी सहकारी बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंक का अगर ब्रांच एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में है, इस कंडीशन में उनको रेगुलेट करेगा कौन, सेंटर, यानी कि दिल्ली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कमांड करेगा। अब आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका बनाया गया है प्राथमिक एग्रीकल्चर वाला, है ना, इनका काम करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड या बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये किया जाता है स्टेट एग्रीकल्चर, ये राज्य में कहीं भी आपको बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए या किसी के लिए, अच्छा इनको एक फायदा है, ये डायरेक्ट पैसा कहीं से भी मंगवा सकते हैं, इनके लिए छूट है, ये ओपन है। तो ये आपका काम है, इतना ही समझना था बैंकिंग में। मेन आपको जो समझना था कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बट जाने रहना कि कोऑपरेटिव बैंक हमेशा बैंकिंग फैसिलिटी के लिए काम करता है। दूसरा हमारा आता है कौन, कमर्शियल बैंक, वो हमेशा प्रॉफिट बेस पे काम करता है। कमर्शियल बैंक कितने हैं, तो कमर्शियल में हमारा पब्लिक आया, प्राइवेट आया, फॉरेन आया, आरआरबी आया, पेमेंट बैंक आया और स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, बात खत्म। उसमें हमने देख लिया कि 51% किसका है, पब्लिक का है, तो गवर्नमेंट बैंक हो गया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, सारे। दूसरा अगर 51% प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो वो प्राइवेट बैंक का लगा, प्राइवेट कमर्शियल बैंक। अगर फॉरेनर के हाथ में 51% शेयर, तो उस कंडीशन में वो फॉरेन बैंक कहलाएगा, जिसका एक मुख्यालय ऑलरेडी उसका विदेश में होगा और एक मुख्यालय इंडिया में होगा, ब्रांच हमारे यहाँ होगा, मेन मुख्यालय तो वही होगा, रेगुलेट बाय, है ना, फॉरेन नहीं, मेन मुख्यालय होम, है ना, जो उसका होम ब्रांच होगा उसके द्वारा वो होगा, जिसका जो उसका हेडक्वार्टर होगा, और रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तीसरा हुआ स्मॉल फाइनेंस, आरआरबी में 50% शेयर किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% शेयर किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा पे कर रहा है, वो 35% का शेयर होल्डर होगा। अगेन हमने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे छोटे बैंक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा करके आप बैंक खोल सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि 100 करोड़ से आपको 200 करोड़ करना है, कितने साल में, 5 साल के अंदर। पीएसएल आपका 75% होना चाहिए, और मैक्सिमम लोन पे कर सकते हैं आप किसी एक आदमी को 25%। अब कोई वैसा आदमी उस बैंक का मैनेजर नहीं बन सकता है या हेड नहीं बन सकता है जिसके कई फॉर्म मतलब उनके कई उद्योग धंधे हो, उनको नहीं पता चलेगा, खुद ही पैसा ले लेकर के बैठ जाएगा। ये बात मैंने क्लियर किया है। ऐसे कमर्शियल बैंक में टाटा, अंबानी और बिरला को नहीं दिया जाता कि पता चलेगा उनके इतने सारे कंपनीज हैं, उसी कंपनी में पैसा लगा देंगे, पैसा लेकर के डुबा देंगे। पेमेंट बैंक, वो पेमेंट बैंक ऐसे जो लोग बैंक जाना ही नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे बैंकिंग सुविधा चाहते हैं, उनके लिए पेमेंट बैंक बनाया गया, जिसमें आपको क्राइटेरिया देगा कि आपको क्रेडिट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक में दो देखा हमने, अर्बन देखा और रूरल देखा। अर्बन यानी जो शहरों में खोला जा रहा है, नगर सहकारी बैंक। गाँव में जो खोला जा रहा है वो ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण में भी 3 तरह के खोले गए, एक तो ग्रामीण लेवल पे जिसको प्राथमिक बोला गया, जिसमें है गांव में खोलना है, उनको कंपल्सरी है कि आपको गांव में ही उसका ब्रांच डालना है। आप शहर में एक ब्रांच डाल दो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके मेन जो 25% ब्रांचेज होंगे वो गांव में होंगे। अब वहाँ पे गांव में आपको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी पैसे उसे की, तो आपका हेड बैठा हुआ है जिला में, क्योंकि जिला भी तो गाँव का हेड होता है। एक जिला है तो जिला में गांव सरदो तो होगा, तो जिला में जिला सहकारी बैंक ने हमने खोल दिया। अच्छा जिला भाई कई जिला हैं एक स्टेट में, तो कई जिलाओं का भी एक हेड बना दिएगा स्टेट सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, यानी जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उससे संपर्क करेगा। अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, किसी को कम पैसे चाहिए, किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा पैसे के लिए चाहिए, तो 2 बड़े ब्रांच बनाया गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट बैंक, ये नाबार्ड से डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड तो बनाया ही इसीलिए गया था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसी के लिए बनाया गया था नाबार्ड को। इतनी बातें बैंकिंग की खत्म। अब चलते हैं इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात सबको पता है ना, जरूरत पड़ने वाली है। जो मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है तो कैसे महंगाई आती है, वो सारी बातें अब आगे उसमें क्लियर होगी। समय थोड़ा कम लग रहा है। टेस्ट कब है? मंडे को। आपको टेस्ट होता है ना? नहीं होता अभी नहीं। सैटरडे मैं तो अपने सब्जेक्ट में लेता हूँ, मैं तो पर्सनली तौर पर लेता हूँ, वहाँ से पेपर अच्छा रहा है मुझे मैं तो बना देता हूँ। मतलब ये मुझे होगा ना कि कितना आपने पढ़ा, कितना आपको समझ में आया, वो मेरे लिए जरूरी है। आगे बढ़े बेटा। इन्फ्लेशन, चलो महंगाई पे आ रहे हैं हम लोग ना। इन्फ्लेशन क्योंकि इन्फ्लेशन में दो चीजें हमें समझना है। इन्फ्लेशन में अगर हम दो बातें समझ गए तो हमको महंगाई पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक होता है हमारा डिमांड, एक होता है हमारा डिमांड। डिमांड मतलब मांग, है ना भाई? देख लेना, आप लोग हिंदी देख लेना, मैं नहीं पाता, मेरी दिक्कत है शुरू से, जब मैं पढ़ता था तब से मेरी मात्रा हमेशा गलत होती, इसलिए मैंने मूव कर गया इंग्लिश की तरफ। और दूसरा एक टर्म्स होता है सप्लाई। अगर आप दो टर्म्स को समझ गए तो आपने महंगाई को समझ लिया। अच्छा, डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? कस्टमर या कंज्यूमर का, है ना? कस्टमर या कंज्यूमर, है ना? और सप्लाई जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? बिजनेस पे। यानी कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सप्लाई। लेकिन अगर कस्टमर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? डिमांड। तो हम पहले डिमांड को समझते हैं और फिर हम सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं, और एक उसकी ग्राफ भी बनाएं, क्योंकि तो आजकल क्वेश्चन में ग्राफ बनाना शुरू कर दिया। और कैसे प्राइस को डिडक्ट किया जाता है कि क्या किसी वस्तु का प्राइस कितना रखना है, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन करेगा भाई? कस्टमर करेगा। हमको गाड़ी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको मकान चाहिए, ये सारा डिमांड कौन करेगा? अब बिजनेसमैन क्या करेगा? उसका काम है जो हमारी डिमांड है उसकी सप्लाई करना। तो एक डिमांड करेगा, दूसरा का काम करना है सप्लाई। तो सप्लाई जो रिलेटेड है वो किसके साथ है? बिजनेस के साथ है। और डिमांड किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो कंज्यूमर या कस्टमर के द्वारा है। अब समझते हैं एक बात कि मान लो मेरे घर में, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मेरा घर है। अब मेरे घर में एक सप्ताह में 1 किलो टोमेटो यूज हो रहा है। एक सप्ताह में 1 किलो टोमेटो यूज हो रहा है। रेट कितना है भाई इस समय? 100 रुपया है। 100 रुपया उसका रेट है। और मैं एक सप्ताह में कितना यूज कर रहा हूँ बेटा? 1 किलो। अचानक पता चला मार्केट में जो ये टोमेटो का रेट है वो कितना हो गया? 200 रुपीज। समझ रहे हो ना कि 200 रुपये हो गए। तो क्या मैं अब क्या करूँगा? 1 किलो टोमेटो कर दूंगा? देखो खरीद भी सकता हूँ, अमीर आदमी हो तो अलग बात है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, टोमेटो चाहे 500 रुपये किलो हो, भैया मैं तो खाऊंगा टमाटर। जैसे मेरी आदत है, चाहे कोल्ड ड्रिंक कितना भी महंगा हो जाए मैं पीऊँगा। मोमो चाहे 100 रुपये के रहे चाहे 200 रुपये, मैं तो खाऊंगा। मेरा मैं नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मेरा शाम का भोजन ही वही है। अगर मैं मोमो कोल्ड ड्रिंक ना लूँ तो मेरा जीवन नहीं, चाहे उसके लिए कितना भी पे करोगे मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। और सुबह के टाइम मुझे कॉफ़ी चाहिए जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, तो चाहे बूंद वाला 65 रुपये पे करे, चाहे कोई को मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि माता रानी के पास उतना पैसा पे हो जाता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं आम पब्लिक की। आम पब्लिक, अच्छा आम पब्लिक, अच्छा वो भी इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी फैमिली वाला नहीं हुआ। जिस दिन फैमिली वाला होगा तो दाल रोटी का भाव समझ में आएगा, है ना? जब बच्चे का कच्छा बदलना होगा तब समझ में आ जाएगा ना यार पैसा तो बचाना पड़ेगा, है ना? तो उससे बात को समझो। अरे आज तो बहुत महंगा आ गया, डायपर
भाई ठीक है, फाड़ के कपड़ा पोंछ दिया जाता था। अब अलग अलग सिस्टम है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना जो गंदा बढ़ गया, क्या ही क्या है ना। असल बेचारा आदमी परेशान है। आप लोगों को क्या देखो भाई, कमेंट मत लेना। देखो मैं हमेशा, अभी तो यहाँ पे मैं नया हूँ इसलिए मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, बट इस बात को समझना कि आपके लिए एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है कि मौका मिला है पढ़ने का। पढ़ लोगे तो एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको वैल्यू मिलेगी। हमारी वैल्यू कभी नहीं होने वाली है, हमारे साइड वाले लोग जान लें। कमाए तो भी कोई वैल्यू नहीं है, ना कमाए तो भी कोई वैल्यू नहीं है। कमाएंगे तो फैमिली के लिए कमाएंगे, अपने पे कोई खर्चा नहीं है। दिन भर कमाएंगे, जाकर के सोना है वही बेडरूम में, 4x6 के बेड पे सो जाएंगे, खत्म हमारी कहानी। इनके लिए एक बढ़िया सुविधा है, अगर कमाई तो एक अलग स्टेटस मेंटेन होगा, और नहीं कमाई तो फिर हम लोग यही हैं कमाने के लिए, बहुत दिक्कत है। और नहीं कमा के कहेंगे तो क्या करेगा, तो शादी नहीं लगता उनसे, हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं देना। ऐसे कमेंट्स आ जाएंगे और आजकल कर देते हैं नॉर्मली, आजकल कोई बड़ी चीज़ नहीं करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन देखो लड़कियों को पढ़ना क्यों जरूरी है इस बात को समझो। हमारे लिए अच्छा, कुछ हमारे लिए नुकसान है तो कुछ हमारे लिए फ़ायदा भी है कि भाई हम कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए, हमको बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। हमें कोई कटाक्ष हमारे सामने नहीं करेगा। लेकिन एक बात समझो, अगर आज आपको मौका मिला है और आप पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को बिल्ड कर लिए तो कैसे स्टेटस होगा। देखो अगर तुम एक हाउस वाइफ हो, क्या सास इज्जत करती है क्या? 4 बार गाली देते होगे कि क्या कह ले तेरे बाप ने, कहा सीखेगा। देखो ये लैंग्वेज है, समझाने की बात कर रहा हूँ। यही लैंग्वेज, बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं सास को। अब तुम कहीं सरकारी टीचर बनी हो, तब बताओ सास यहाँ बैठा लेंगे, एक बार अपने बेटे को डांट देंगे, कहे बहू को इतना डांटा क्यों? पता है जब महीना में सैलरी आएगा तो सास के लिए साड़ी लेकर के जाओगे। सासू माँ को चले सासू माँ दिवाली का शॉपिंग करा दे तो सासू माँ यहाँ बैठा के रखेगी। अगर आपको घर में औरत से ही इज्जत पानी है, आप मतलब कहते हैं ना हस्बैंड से और ससुर से इज्जत पाने के लिए आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी सास से इज्जत पाना है या घर में अपने स्टेटस को मेंटेन करना है तो आपका अच्छा जॉब होना जरूरी है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कर पाए, अगर वो लड़कियां कहें जिनको नहीं पढ़ाया जाता है तो समझ में आता है, अगर आपको ये मौका मिला है तो उस अपॉर्चुनिटी को करिए। बाकी आपके खाने पीने रहने की दिक्कत तो ना अभी पापा ने किया है ना आने वाले समय में शादी के बाद होगा। लेकिन अगर आपको इज्जत चाहिए, क्योंकि हम लड़कों की एक खासियत जरूर होती है कि हम भले आपको रानी की तरह रख लें, है ना, लेकिन जब हमें गुस्सा लगेगा तो हम आपकी औकात दिखाने में 1 मिनट का कसर नहीं छोड़ेंगे। करते क्या हो, चाटू कपड़ा धो दिए, चाटू बर्तन धो दिए, है ना, आटा रोटी बना दिए, इतने में तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझसे पूछो मैं मार्केट में कितना काम करता हूँ। यानी आपको 1 मिनट, और कहीं आपने गलती से जुबान लड़ा दिया तो आपके मम्मी पापा सब पर आ जाएंगे, आपके संस्कार पे आ जाएंगे। तो अगर आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको आप बढ़ाओ, जिससे कि कल कोई आपकी औकात और आपकी हैसियत ना दिखा पाए। ऐसा नहीं कि मैं लड़कों के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझना कि 1 मिनट जब आप कमाते हो, और हाँ आप ही कमाओ तो आप उस चीज़ को वैल्यू करना, ये नहीं कि आप औकात दिखाने लगना अधिक, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। हम तो कभी कभी दिखाएंगे, आप लोग रोज दिखाओगे, है ना। तो समझो 1 किलो टमाटो का रेट कितना था? 100 रुपये। हम खरीद कितना रहे थे? 1 किलो। अचानक पता चला कि टमाटर का रेट कितना बढ़ गया? 200 रुपया। तो मेरे यहाँ जो काम करने वाली आई है उनको क्या कहा, कैसा है? आइए, अच्छा मम्मी होगी, कोई भी होगा, हमारे हाथ ही बनाने वाले, तो मैं ठीक है ना। तो मैं उनको कहूँगा कि ऐसा है, टमाटर थोड़ा महंगा हो गया है, अब जहाँ 2 टमाटर आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे 1 टमाटर डालना। तो मेरा बजट टमाटर के लिए 100 रुपया है, तो मैंने क्या किया कि 200 रुपये का हो गया, तो मैंने कहा कि ½ kg, है ना, ½ kg मैं लूँगा टमाटर। यानी कि प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड क्या हो गई? घट गई। समझ रहे हो? फिर अचानक पता चला कि टमाटर कितना हो गया? 50 रुपये kg हो गया, 50 रुपये हो गया। तो मैंने कहा कि ऐसा है, सब्जी में भी डाल देना और टमाटो का केचप भी बना देना बढ़िया सा, हाँ थोड़ा सा उसमें मैगी वाले में भी डाल देना। यानी अब खपत हमारी बढ़ गई, यानी कि प्राइस जो हमारा क्या हुआ है, डाउन हुआ है, तो ऑटोमेटिक मेरी जो डिमांड हो गई है वो क्या हो गया? 2 kg। जहाँ मैं 1 kg ले रहा था वहाँ पे ½ kg हो गया जब प्राइस बढ़ा। और फिर हमने देखा कि जब प्राइस डाउन हुआ, इट मीन्स हमने देखा कि 2 kg। इट मीन्स आपने क्या समझा कि अगर प्राइस अप होगा तो डिमांड क्या होगा? डाउन होगा। क्लियर है? अगर प्राइस डाउन होगा तो हमारी डाउन जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन है प्राइस और डिमांड का वो क्या है, निगेटिव रिलेशन है। यहां तक कोई दिक्कत? निगेटिव रिलेशन को शो करता है कि अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। कभी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जब मार्केट में मंदी और इन्फ्लेशन एक साथ आएगा तो ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, लेकिन 99.9% चांसेस यही है कि जब भी प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा और जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। इट मीन्स अगर हम इसका ग्राफ बनाए है ना, कर्व बनाए, तो अगर हम इधर क्वांटिटी को रखते हैं और इधर हम प्राइस को रखते हैं, समझना। अगर हमने हमारा जो था 100 रुपये है ना, इसको 100 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये प्राइस था, तो हमारा जो क्वांटिटी था क्या था, ये था। अब हमारा प्राइस कितना हुआ, 200 हो गया, ये P2 अपना कर देना। तो हमारी क्वांटिटी घटी कि नहीं घटी, क्वांटिटी हाफ हो गई। अच्छा, प्राइस जब P3 हुआ, P3 वहाँ से देख लेना, P3 क्या है, P3 ये P1 है और ये हमारा, ये तो प्राइस का, ये हमारा P2 है। अब P2 का मतलब 200 रुपये। जब 200 रुपये हुआ तो हमारा ग्राफ ये बना, जब 100 रुपया था तो ग्राफ ये बना। जब P3 हुआ, रेट गिरा, तो हमने क्वांटिटी और बढ़ा दी, ये हमारी क्वांटिटी हुई। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे एक सीधा कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि हमने एक देखा कि जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या है, ये है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये उसका ग्राफ बनाएगा, किसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी का, है ना। ये डिमांड हमारा हो गया। ये किसका है, इसी को बोलते हैं बेटा डिमांड, ये बी समझ लेना, है ना, डिमांड कर्व है हमारा। अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रुके रहो, अभी सप्लाई आ जाएगा उसके बाद समझाऊंगा। ये कंफर्म हो गया कि कर्व, इसका जो ग्राफ बनेगा डिमांड का कर्व कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। अगर हमने डिमांड और प्राइस की बनाई है तो प्राइस और क्वांटिटी में हमने जब देखा तो क्या हुआ, नीचे की तरफ ऐसे बना हुआ। तो ये अभी समझना कि हमारा ऐसे बना। लेकिन सप्लाई में कैसे बनेगा इसी प्राइस और क्वांटिटी का, वो देखते हैं आगे। आगे बढ़े। अगर आपको डिमांड कर्व बनाना होगा तो ये डिमांड कर्व बना, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आ जाएगा, है ना, ये सीधी लाइन चल जाएगा। अब यहाँ पे मात्र हमारा मेजरमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। ग्राफ में जो लाइनिंग होती है वो एक इक्वल फ्रेम में होता है, उसका मेजरमेंट एकदम फिक्स होता है। ये तो हो गया हमारा डिमांड। अब सप्लाई के लिए देखते हैं, सप्लाई में कौन सा रूल फॉलो होता है हमारा। सर पे हाथ रख करके 3 काम नहीं करते हैं, शौच, भोजन और पढ़ाई। कभी भी सर पे हाथ रखेंगे सही। अगर कुछ बेसिक चीजें हमारे पुराने लोगों ने बताया है तो सही बताया है। शौच के समय कभी भी सर पे हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाना खाते समय कभी नहीं होना चाहिए, और पढ़ते समय नहीं होना चाहिए। अब क्यों हो गया, पढ़ना धर्मशास्त्र तो बता दिया जो है वो है। अब तुमको मानना ना मानो भाई, कुछ धर्मशास्त्र में पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई के लिए देखते हैं बेटा, सप्लाई के लिए हम देखते हैं। देखो एक बात समझो कि अगर मार्केट में 50 केजी है ना टोमेटो बिक रहा है। अच्छा, जो सप्लाई होता है वो टोटल क्या होता है, मैक्सिमाइज टू प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सप्लाई करते हैं। बिजनेसमैन आपके लिए नहीं करते हैं। जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए वो उनका काम है। अगर 500 केजी टोमेटो बेच रहे थे तो उन्हें है ना, ये नहीं है उसकी क्या है क्वांटिटी, तो उनको जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, समझो 50 रुपया। 50 रुपया उनका क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अचानक मार्केट में, अच्छा रेट भी तय कर देते हैं, रेट को भी देखना पड़ेगा ना। टोमेटो का जो रेट है समझ लो इस समय 100 रुपये केजी।
अगर उसने 50 किलो 100 रुपए के हिसाब से बेचा तो अगर उसका 50 रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर इसी टमाटो का रेट अगर यहाँ पे 200 रुपए किलो हो जाए, टोमेटो का रेट कितना हो जाए 200 रुपए पर केजी हो जाए, इस केस में क्या होगा? इस केस में डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? डिमांड तो घटेगा। वो डिमांड वाले हमने ग्राफ में देख लिया, यहाँ डिमांड की बात हमको नहीं करनी है। अब एक बात बताओ कि अगर टमाटर का रेट बढ़ा है तो क्या ज्यादा क्वांटिटी बेचेगा तब ज्यादा प्रॉफिट होगा कि कम क्वांटिटी बेचेगा तब प्रॉफिट होगा? यानी कि प्राइस क्या हुआ है? बढ़ा है, तो ये अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा देगा, कहेगा 100 केजी बेच देगा। अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा आपको कि सर काहे खातिर वो करेगा, लेकिन हम समझते हैं। एक पॉइंट इसमें और ऐड, अगर टमाटर 2 रुपए केजी हो जाए या 25 रुपए केजी हो जाए, है ना, 25 हो जाए, तो जब 50 केजी बेचता था 100 रुपए के हिसाब से तो 50 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब टमाटर का रेट क्या हो गया? 25 रुपया हो गया। अगर सेम क्वांटिटी बेचेगा तो क्या उसका प्रॉफिट 50 रुपया निकलेगा? तो जब उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसका मतलब अब जब रेट गिरा है तो सीधे कहेगा यार टमाटर छोड़ो कुछ और बेच लेते हैं। सप्लाई करना उसने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अगर वो कितनी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसको बढ़ानी पड़ेगी तब जाके कहीं वो काम करेगा। तो हमें अभी उस पर नहीं ध्यान देना, हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें प्रॉफिट बेस्ड काम करना है तो अगर हमारा क्या होता है रेट बढ़ेगा तो हम कोशिश करेंगे सप्लाई भी बढ़ाएं। जितना सप्लाई हमारा बढ़ेगा उतना ही क्या हमको प्रॉफिट होगा, हमको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर हमारा प्राइस बढ़ता है सप्लाई के मामले में तो हमारी भी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। लेकिन अब जब उसका रेट इतना गिर गया है कि मार्केट में उसकी वैल्यू ही नहीं है तो टमाटर बेच के क्या फायदा? हम उस सामान को बेचें जिससे हमको पैसा मिले। इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़े तो उस सामान को बेचने में मजा है जिसकी क्वांटिटी हमको बढ़ाने में फायदा है। उस सामान का क्वांटिटी बढ़ाने में हमको कोई फायदा नहीं है जो बड़े बैठ करके बस रखे हैं और बस रोटी चावल दाल का हमको खर्चा मिल जाए। ऐसे केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी सप्लाई के फॉर्म में, डिमांड के फॉर्म में इसका अपोजिट चलता है। और अगर प्राइस गिरता है तो हम अपने क्वांटिटी को भी क्या करते हैं? गिरा देते हैं, क्वांटिटी को भी गिरा देते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो उस बिजनेस को ही छोड़ देते हैं, कहते छोड़ो इस महीने में टमाटर नहीं बेचेंगे, भिंडी बेचेंगे, कोई भिंडी का भाव बड़ा अच्छा है ना, गोभी बेचेंगे, गोभी का भाव बड़ा अच्छा है। लेकिन गोभी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो बड़े व्यापारी हैं वो छोड़ देते हैं, और गाँव वाले जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो नीचे बिछा करके बेचना शुरू कर देते हैं। बड़े व्यापारी क्या है? प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं, तो वो उस सामान को बेचना चाहते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी हमारी ज़्यादा। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है जो सप्लाई ग्राफ है हमारा, तो सप्लाई ग्राफ में हमने क्या देखा कि हमारा जो प्राइस P1 था तो क्वांटिटी हमारी क्या थी? Q1 थी। क्वांटिटी जब हमारा प्राइस था P1 तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी? Q1। अगर प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? क्वांटिटी को बढ़ा दिया। और हमारा जो P3 हमने प्राइस जब हमारा घट गया तो हमने क्वांटिटी को भी क्या कर दिया? घटा। इस केस में ग्राफ कैसे बन रहा है? इस केस में ग्राफ उसके ठीक अपोजिट बन रहा है। उसमें ग्राफ कैसे बन रहा था? नीचे की ओर, इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई, है ना, सप्लाई का। अब रेट कैसे तय होता है? हाउ टू डिटरमाइन द रेट, कैसे हम रेट को डिसाइड करते हैं? पहले इसको नोट कर लो फिर रेट पे आते हैं। फिर एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई के तरीके से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता या घटता। घटेगा तो मंदी हो जाएगी, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो हमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें देखना है कि इन्फ्लेशन कैसे डिमांड और सप्लाई पे रिलेट करता है। उस बारे में पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द रेट, कैसे हम रेट को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे हमको कैसा रिलेशन देखने को मिलता है सप्लाई में? अब इतना सारी चीजें नहीं, ये भी एग्जाम में यही सब बना करके हमेशा पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है ना, पॉजिटिव। और जब डिमांड का हमने कर देखा तो उस समय जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसमें कैसा रिलेशन है? तो निगेटिव रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ये रिलेशन दिखाएगा आपका डिमांड में। और सप्लाई में क्या? प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं,
क्योंकि जो सप्लाई है वो डिपेंड करता है किस पे, बिजनेसमैन पे। बिजनेसमैन क्या चाहता है, हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहता है प्रॉफिट को, तो प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी क्वांटिटी को और भी इंप्रूव करना कि चलो इसी महंगाई में पैसा बढ़िया कमा लेते हैं। जब रेट गिरेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, प्रॉफिट भी कम हो जाता है ना रेट गिरने पे। इसलिए इसमें जो रिलेशन होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब रेट को कैसे डिटरमाइन करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ एक ठेला वाला आया, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, मतलब हम तो जनरल उसमें देख रहे हैं। एक ठेला वाला आया 200 रुपये 200 रुपये है ना टमाटर। अच्छा टमाटर का जिक्र इसलिए करो, टमाटर साल में एक बार होता है 200-300 रुपये पहुँच जाता है ना। लहसुन हो जाता है, कभी कभी प्याज भी हो जाता है, लेकिन टमाटर का तो एकदम फिक्स है कि एक सीजन में 200 रुपये तो जाता है ना। तो इसलिए टमाटर का एग्जाम्पल ले लो। मान लो टमाटर वाला ठेला लेकर के आया 200 रुपये 200 रुपये है ना। तो तुम गए भैया कै रुपये, तो कहते कि 200 रुपये टमाटर। आप कहते हैं ज़्यादा लगा रहे हो, तो क्या करता है वो, कहता ठीक है बहनी या भैया 190 रुपया दे दीजिए। तुमको कहना अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, अभी भी क्या करो। अच्छा एक तरफ है सप्लाई, जो ठेला वाला है वो सप्लाई कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। डिमांड और सप्लाई एक साथ आपको देखने को मिल रहा है, एक हमको सप्लाई कर रहा है और हम वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। कहना भैया अभी भी आप ज़्यादा लगा रहे हो। अरे ठीक है भैया आप लगा दीजिए, लगा देगा, चलिए आपके लिए 180 रुपया लगा देना है। तब भी आप रुके हुए हो, क्या कर रहे हो, अभी उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि नहीं नहीं भैया अभी भी ज़्यादा लग रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो सप्लायर है वो उस चीज़ से नीचे नहीं आएगा जो उसका मेन बजट है, जितने में उसने खरीदा है उससे नीचे नहीं आएगा। जब भी करेगा वो प्रॉफिट कमा करके ही जाएगा। फाइनली दोनों का नेगोशिएशन हुआ और नेगोशिएशन के बाद आपने देखा कि जो हमारा सप्लाई, अच्छा सप्लाई मैंने बताया कि डिमांड की जो ग्राफ है वो क्या है, ये है, और सप्लाई का डिमांड क्या है, ये है। जहां आप डिमांडर यानी कि जो डिमांड किया है ना और जो सप्लाई कर रहा है, दोनों जिस बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं, यानी जब वो 200 बोला तो हमने बोला 190, फिर मैंने कहा कि अभी भी मैंने 200 बोला, मैंने कहा ज़्यादा है, वो 190 बोला, फिर मैंने बोला ज़्यादा है, वो 180 पे आया। फाइनली दोनों लोगों ने कहा कि सर 170 पे डन करते हैं और आप 1 किलो टमाटर लेकर के चले आते हैं। जहां सप्लाई करने वाला और डिमांड करने वाला जहां मिलते हैं वही आपका डिटरमाइन करता है क्या, रेट। यहीं पर फिक्स हो गया कि रेट ये रखा जाए। अच्छा ये छोटा सा एग्जांपल दिया हूं एक ठेले में। ऐसे ही मार्केट में किसी भी वस्तु का रेट क्या रखा जाए ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। बिजनेसमैन ने बनाया है वो बेचना इतने में चाहता है, लेकिन जितना में चाहेगा उतना में नहीं बिकेगा ना। ये भी देखा कि डिमांड करता कि पॉकेट में कितना पैसा है, डिमांड करता कितना पे कर सकता है, उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, फ्लैक्चुएट करते हैं और कहते हैं ये रेट रखा जाए, इस रेट में ये सामान बेचेंगे तो बिक जाएगा। अभी बुलेट गाड़ी 5 लाख रुपए कर दे तो लोगे क्या, लेकिन क्यों रखा है, क्योंकि उसे पता है कि पल्सर गाड़ी 1.5 लाख में मिल रहा है और पल्सर से हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, अपाचे से हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो सिंपल सी मुझे ज़्यादा मेरे लिए पे करेंगे, लेकिन इतना भी पे नहीं करेंगे कि उनका पॉकेट एकदम खाली हो जाए। तो उसने क्या रखा है कि ना हम 1.5 लाख रखेंगे ना भैया 4.5 लाख रखेंगे। अब क्वालिटी बढ़ेगी तो मतलब एक नॉर्मल जनरल की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो हमने रेट रख दिया 2,25,000 रुपये। चाहते तो 3.5 लाख भी रख सकते थे ना। डिमांड तो हमारी हमेशा हाई रहती है कि जितना प्रॉफिट कमा लेंगे, इतना प्रॉफिट ना करे कि सप्लायर से कहे अब तुम 200 रुपये से कम ही ना करे तो तुम क्या कहोगे, जाने दो चटनी नहीं बनाएंगे, हाँ सब्जी में शिमला मिर्ची डाल देते हैं, टमाटर की क्या जरूरत है। तो जरूरी है कि नेगोशिएशन होना दोनों में जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक भाग जाए। तो यहाँ पे हमें मार्केट का रेट तय करना है, इसीलिए मैंने नेगोशिएट कराया। और जहाँ पे नेगोशिएशन होता ही नहीं है वहाँ पे कभी रेट डिसाइड होगा नहीं। रेट डिसाइड नहीं होगा तो सप्लाई का कोई मैटर नहीं और डिमांड का कोई मैटर नहीं। आप ना कुछ ले गए ना उसने आपको कुछ दिया, लेकिन मार्केट में जो भी सामान है उसका एक रेट है, क्योंकि उसकी डिमांड भी है और सप्लाई भी, और जहाँ डिमांड और सप्लाई का जो है ना कर्व जाके मैच करता है वहीं से डिटरमाइन होता है उसका रेट। समझ में आया रेट कैसे डिसाइड होता है? यस सर। बस बुलेट वाले ने बनाया कहा 5 लाख दूंगा, तो बताया कि सप्लायर ना 3 लाख रुपये है ना, डिमांडर बोला 3 लाख रुपये दूंगा है ना, और कुछ कम करो और कुछ कम करो। फाइनली जब कम करते गया तो दो कितना हो गया, 2,35,000 2,50,000, उस पर कहा कि डन, तो डन करके हमने रेट तय कर दिया। अच्छा कुछ ऐसा रेट बोल दो कि 1 लाख रुपया देंगे तो क्या कहेगा सप्लायर, भाग जाओ यहाँ से, भगा देगा तुमको। तो यानी नेगोशिएशन ऐसा होना है कि एक सही रेट निकल पाए, तो समझ आ गया इसको लेना होना नहीं है, ये डिमांडर नहीं है, ये क्या है, हाँ ये मजाक करता है। तो डिमांडर का मतलब है उसको डिमांड करना ही करना है।
और सप्लायर का काम है कि उसको सेल आपको करना ही करना है। तो ये हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे रेट डिसाइड होता है। अब समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई से कैसे इन्फ्लेशन आता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था पुराने क्लास में, जीडीपी वाले क्लास में, किसी को याद है? डिमांड और पर्सन थे। मैंने क्या बोला था? अगर मार्केट में 10 कार अवेलेबल है, ये एग्जांपल दिया था इसलिए इस एग्जांपल को फिर से उठाया। 10 कार मार्केट में अवेलेबल है और 10 लोग उसको लेने वाले हैं, 10 पर्सन है इसको लेने वाले। कोई दिक्कत आएगी क्या बेटा? 10 वो आएंगे, पैसा पे करेंगे और कार को लेकर के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझना, अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि कार की संख्या कितनी है? 10 ही है, लेने वाले कितने हो गए? बढ़ाओ, भी डिमांड करना सप्लाई है ना। आदमी की संख्या कितनी हो गई? 12। इसका मतलब अब उस गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब गाड़ी हमारे मार्केट में 10 ही है और लेने वाले 12 हैं तो डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? यानी गाड़ी का मालिक रेट बढ़ा करके देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि 10 ही गाड़ी है, 10 लोग को लेना है, लेने वाले 12 है, 5000 भी बढ़ा देगा, तब भी जिसको लेना होगा कहेगा मुझको दे दो भाई, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं लूंगा तो दूसरा बैठा हुआ लेने वाला। इट मीन्स समझो कि अगर डिमांड बढ़ा, पर्सन बढ़ा मतलब डिमांड बढ़ा, तो हमारा क्या हुआ? रेट भी, प्राइस भी क्या हो जाएगा? प्राइस भी हमारा बढ़ेगा। और जब प्राइस बढ़ता है तो उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी मार्केट में डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा। अब समझो कुछ ऐसा हुआ कि आदमी 10 ही थे, 10 पर्सन ही थे और 10 पर्सन के 10 पर्सन अभी हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हमारे देश में कि सप्लाई ही रुक गई। एक कंडीशन था कि गाड़ी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, अब पर्सन को बढ़ा दिया। अब मैंने क्या, पर्सन को कांस्टेंट कर दिया कि जो 10 लोग थे वो 10 लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी की सप्लाई ही रुक गई और उस समय मार्केट में लेने वाले 10 हैं और गाड़ी जो एजेंसी में आया वो कितना आया? 8 कार आया। इस कंडीशन में क्या हुआ? डिमांड बढ़ी है कि सप्लाई घटा है? डिमांड बढ़ा है कि सप्लाई घटा है? इस केस में सर आदमी तो उतने ही हैं, डिमांडर अभी भी वही है, लेकिन मार्केट में जो सप्लाई होनी चाहिए थी वो सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। इस केस में सप्लाई क्या हुआ? अच्छा, सप्लाई कम हुआ तभी तुमको भी तो समझ में आ रहा है कि 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो 2 लोग जब एक्स्ट्रा है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इट मींस जब सप्लाई घटता है मार्केट में तब इन्फ्लेशन आता है, या मार्केट में डिमांड बढ़ती है तब इन्फ्लेशन आता है। इसमें भी क्या होगा? आपका प्राइस क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। यानी मार्केट में इन्फ्लेशन 2 तरीके से आता है। वो 2 तरीका कौन सा है? मेन जो 2 तरीका है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाए किसी वस्तु का तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि अगर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई कम हो जाए उस केस में भी महंगाई हमारा बढ़ेगा। ये 2 फैक्टर काम करते हैं। तीसरा एक अन्य फैक्टर है, जैसे कि आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन को हम खरीदते भी हैं। ये इन्फ्लेशन तो हमारा हुआ डिमांड एंड सप्लाई पे, बट एक इन्फ्लेशन ये भी होता है, जैसे हम विदेश से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो क्रूड ऑयल का रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे तो क्या हम महंगाई को खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? जब क्रूड ऑयल को महंगा लाएंगे तो अपने मार्केट में महंगा बेचेंगे। ऐसे कंडीशन में इसको कहते हैं अदर वे में लेते हैं कि इसमें डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है, ना हमने डिमांड बढ़ाया ना हमने सप्लाई घटाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक तीसरा पर्सन बैठा हुआ है जो रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से मुझे अपने मार्केट में उस चीज को महंगा करना पड़ रहा है। वो आपका क्या हो जाएगा? एक अदर वे में उसको हम लोग पढ़ते हैं। किस चीज में? उसको पढ़ते हैं हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अभी बस इतना समझना कि महंगाई बढ़ने के 2 बेसिक रीजन, या तो डिमांड बढ़े या तो सप्लाई घटे। तीसरा जो एक रीजन है कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब क्रूड ऑयल का रेट हम थोड़े कहेंगे ईरान वाले को कम कर दो, या मेरा थोड़े सुनेगा वो, या मैं सऊदीया को कहूँगा नहीं तेल का रेट गिरा दो, वो तो अपना मार्केट में डिसाइड करेगा। बट हमको क्रूड ऑयल चाहिए क्योंकि हमारे पास तेल की कुएं है नहीं, तो हमारी तो नीड है तो हम पूरा करेंगे। तो इसका मतलब कि महंगाई क्या हम खरीदते हैं? हाँ सर, कभी कई बार महंगाई को हमको खरीदना पड़ता है जिसमें हमारा डिमांड और सप्लाई का कोई जोड़ नहीं है। अभी कहोगे कि अच्छा क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया तो सप्लाई कम कर दो। यार सप्लाई कम कर दोगे नहीं भाई, तुमको रोज गोलक यहाँ आना है मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं सप्लाई कैसे कम कर दूँ?
डिमांड तो करूंगा ना, उतना तेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं तो अगर सप्लाई कम कर देंगे तो हमारा काम रुक जाएगा ना। अभी कहोगे ट्रांसपोर्टेशन कम कर दो, क्योंकि रेट बढ़ गया। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देंगे कब, जब हमारा क्रूड ऑयल का रेट गिरेगा। ऐसे केस में क्या दिक्कत होगी आपको, आपका मार्केटिंग ठप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम महंगाई को भी खरीदते हैं, ठीक है ना। तो वो 3 तरीके हो सकते हैं जो मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। चलो एक काम करो आप लोग, 10 मिनट पानी, 5 मिनट पानी में पी लो, मैं भी फिर दूसरा टॉपिक करता हूँ। आज इसको खत्म करके चला जाएगा, ये सही पर इसको